नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में, जहां हम एक बहुत ही रहस्यमयी और सच कहूं तो काफी पेचीदा केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ किसी सुनी सुनाई भूतिया कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक बंद कॉलेज लाइब्रेरी से जुड़ी उस खौफनाक घटना की पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक डीप डाइव करने वाले हैं। पुरानी मान्यताएं, इन्वेस्टिगेशन का तरीका और अंत में जो चौंकाने वाला सच सामने आया, सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या सच दफन होता है? अगर हम एक इन्वेस्टिगेटिव नज़रिए से सोचें तो कई बार किसी कैंपस में जो बड़े पैमाने पर दहशत होती है ना, वो महज कोई कोरी कल्पना नहीं होती। अक्सर उन डरावनी कहानियों के पीछे एक बहुत ही गहरा, अनसुलझा ऐतिहासिक सच दबा होता है, जो बस बाहर आने का या कह लीजिए सुने जाने का इंतजार कर रहा होता है। और इस कहानी में वो डर शुरू होता है एक अलिखित नियम से, कॉलेज का अल्टीमेट रूल, थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास बिल्कुल मत जाना। ये एक ऐसा खौफ था जो हर साल सीनियर्स अपने जूनियर्स के दिमाग में बैठाते आ रहे थे। सोचिए, सालों से बंद, धूल से सनी और सीलन भरी वो तीसरी मंजिल, वहां जाने की सख्त मनाही थी। कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था वहां, बस एक अजीब सी खामोशी और डर था जिसने उस पूरी जगह को एक डरावने रहस्य में बदल दिया था। लेकिन इन सब खौफनाक अफवाहों के बीच एक स्टूडेंट था, अभय। उसकी सोच बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। अभय कोई आम छात्र नहीं था। वो एक ऐसे परिवार से आता था जहां उसके दादा पारंपरिक विद्याओं के जानकार थे। अभय का साफ मानना था कि भाई, डर से भागना कोई हल नहीं है, हमें उसे समझना चाहिए। उसके लिए वो अफवाहें कोई खतरे की घंटी नहीं थी जिससे दूर भागा जाए, बल्कि वो एक अधूरे सच का इशारा थी, एक ऐसा सच जिसे अभी सुलझाना बाकी था। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारा डर सिर्फ छात्रों के बीच नहीं था। करीब 12 साल पहले की बात है। शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन उसी लाइब्रेरी में बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से लकवाग्रस्त हालत में मिला था। नौकरी छोड़ने से पहले उसके आखिरी शब्द क्या थे पता है? वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया था ये, जिसने उस जगह के खतरनाक होने की बात पर मानो मोहर लगा दी थी। खंड 1, तीसरी मंजिल और इन्वेस्टिगेशन शुरू। तो अब अफवाहों का दायरा टूटता है और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ भी शामिल थे, आधी रात के वक्त कैंपस में चुपके से दाखिल होती है। और बस यहीं से उस बंद दरवाजे के पीछे के रहस्य की परतें एक एक करके खुलना शुरू होती हैं। अब जरा देखते हैं कि इस जांच को अंजाम कैसे दिया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने साथ पूरी तैयारी करके गए थे, विज्ञान और परंपरा का एक पूरा जखीरा। एक तरफ ईएमएफ मीटर्स, थर्मल सेंसर्स और डिजिटल रिकॉर्डर्स जैसी एकदम आधुनिक तकनीक थी, तो दूसरी तरफ बचाव के लिए हमारी पुरानी और पारंपरिक चीजें, जैसे नमक और मोमबत्तियां। सच कहूं तो सबूत जुटाने के लिए ये विज्ञान और पुरानी मान्यताओं का एक बहुत ही सटीक और क्लिनिकल कॉम्बिनेशन था। ये इन्वेस्टिगेशन रातों रात खत्म नहीं हुई, बल्कि लगातार 3 रातों तक हालात बद से बदतर होते चले गए। ये एक बहुत ही स्पष्ट एस्केलेशन था। मतलब पहली रात की अचानक एनर्जी ड्रॉप से लेकर तीसरी रात की पूरी तरह से आक्रामक घटनाओं तक। चलिए इसे एक एक करके जरा करीब से समझते हैं। तो पहली ही रात की घटना ने साफ कर दिया कि भाई, वहां का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ईएमएफ मीटर में अचानक से भारी स्पाइक आया और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट और टीम के हाथों में मौजूद फ्लैशलाइट्स सब एक झटके में बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां मौजूद कोई अदृश्य ऊर्जा उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और तुरंत सारे पावर सोर्स को जैसे सोख रही थी। फिर आई दूसरी रात, और दूसरी रात आते आते तो वहां मौजूद वो शक्ति मानो पूरी तरह से जाग उठी थी। किताबों का शेल्फ से अपने आप गिरना, मोबाइल फोन की बैटरी का कुछ ही मिनटों में 20% से सीधा 0 हो जाना, और सबसे चौंकाने वाली चीज, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर में कैद हुई वो अजीब सी रहस्यमयी फुसफुसाहटें। ये साफ था कि मामला अब सिर्फ एनर्जी खींचने का नहीं रहा था, बल्कि वो चीज अब भौतिक और ध्वनि के स्तर पर भी हावी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे भयानक थी वो तीसरी रात। उस रात तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भारी भरकम फर्नीचर का बहुत ही हिंसक तरीके से इधर उधर फेंका जाना, कमरे का तापमान अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो जाना और एक बहुत ही तीव्र भारी फिजिकल प्रेजेंस का एहसास होना।
हालात लिटरली इतने खतरनाक हो गए थे कि पूरी जांच टीम को तुरंत उस लाइब्रेरी से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। खंड 2, द आउटब्रेक, यानी डर का फैलाव और कैंपस में दहशत। अब देखिए, जांच के लिए उस बरसों से बंद दरवाजे को खोलने का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। वो जो अशांति अब तक सिर्फ एक कमरे की चारदीवारी तक सीमित थी ना, वो मानो बाहर निकल आई और पूरे के पूरे कैंपस में फैल गई। और ये फैलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। लोगों ने अजीबोगरीब चीजें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी अनजान परछाई का बैठे होना, बंद वॉशरूम के अंदर से कदमों की आवाजें आना, रात के सन्नाटे में कैंपस ग्राउंड से किसी लड़की के रोने की आवाजें, औरतों और हॉस्टल की खिड़कियों में परछाइयां नजर आना। जो डर पहले सिर्फ एक लाइब्रेरी तक सीमित था, वो बहुत ही तेजी से पूरे कैंपस के लिए एक बड़ा संकट बन गया था। खंड 3, द इंटरवेंशन। अब जब पूरे कॉलेज में ऐसी दहशत फैल गई कि कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, तब कॉलेज प्रशासन ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ को एक बहुत ही अनुभवी जानकार सत्यदेव बाबा को बुलाने की परमिशन दे दी। वो हस्तक्षेप वाली रात सच में वो बेहद भारी और तनावपूर्ण रात थी। सत्यदेव बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया, नमक की रेखाएं खींची गईं, मोमबत्तियां जलाई गईं, और जैसे ही संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ ना, कमरे का तापमान एकदम से गिरने लगा। साथ ही वो मॉडर्न ईएमएफ मीटर लगातार जोर जोर से बीप करने लगे। सोचिए जरा उस माहौल को, एक तरफ प्राचीन अनुष्ठान चल रहा है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक उपकरण पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वहां पक्का कुछ तो बहुत पावरफुल मौजूद था। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का, इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब डिजिटल रिकॉर्डर में एक बहुत ही साफ आवाज कैद हुई। उसने कहा, मुझे यहाँ बांध दिया गया था, मैं लाइब्रेरियन थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यकीन मानिए, ये एक ऐसी दर्दनाक आवाज थी जो अपना अनकहा इतिहास बयां कर रही थी, और इसी एक वाक्य ने इस पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। और बस यहीं से पर्दाफाश हुआ एक 20 साल पुराने बहुत ही घिनौने कवरअप का। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जिसे एक सुसाइड बताकर फाइल बंद कर दी गई थी और जिसके लिए उल्टा उसी बेचारी पीड़िता को दोषी ठहरा दिया गया था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। उस रिकॉर्डिंग ने साफ कर दिया कि वो सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या थी, जिसे एक प्रोफेसर ने अंजाम दिया था महज इसलिए क्योंकि उस लड़की ने प्रोफेसर की शिकायत करने की हिम्मत की थी। यही वो असली वजह थी जिसके कारण वो आत्मा इतने सालों से वहां फंसी हुई थी। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस एक छोटे से आंकड़े में एक बहुत ही गहरा और भयानक दर्द सिमटा हुआ है। पूरे 20 साल तक एक इंसान बिना न्याय के, बिना अपनी बात साबित किए और बिना किसी सही अंतिम संस्कार के उस सीलन भरी अंधेरी लाइब्रेरी में कैद रहा। ये महज कोई टाइमलाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी का सबूत है जिसे बड़े ही खामोशी से हमेशा के लिए दबा दिया गया था। खंड 4, अंतिम मुक्ति, रात के 2:30 बजे। अब समय आ गया था इन सालों पुरानी अशांति और इस दर्द को हमेशा के लिए शांत करने का। उस सच को और उस पीड़िता को वो सम्मान देने के लिए जो उसे 20 साल पहले मिलना चाहिए था। लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। उस बेचारी लड़की के असली नाम को पहली बार पूरे सम्मान के साथ पुकारा गया। नए कपड़े और साफ जल अर्पित किए गए और अंततः उसे हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए, उसे मुक्ति दिलाने के लिए सारी पारंपरिक विधियां पूरी की गई। एक छुपे हुए अपराध को स्वीकार करने और न्याय दिलाने का एक बहुत ही मार्मिक और पारंपरिक तरीका था। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकला, वो बिल्कुल साफ था। जो ईएमएफ मीटर अब तक पागलों की तरह बीप कर रहे थे ना, वो हमेशा के लिए शांत हो गए। रिकॉर्डिंग डिवाइस में अब कोई भी असामान्य आवाज नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, उस जगह का वो सदियों पुराना घुटन भरा भारीपन पूरी तरह से गायब हो गया। विज्ञान और पारंपरिक विद्या दोनों ने ही इस बात की गवाही दी कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। क्या समाज में मौजूद हर डर, हर भूतिया कहानी सिर्फ हमारा कोई भ्रम या हमारी कल्पना होती है? या फिर क्या वो कोई ऐसा अधूरा सच होता है, कोई ऐसा दबा हुआ इतिहास होता है जो बस बाहर आने के लिए और सुने जाने के लिए तड़प रहा होता है? इस केस स्टडी ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है। कभी कभी हमें डराने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं होती, बल्कि वो खौफनाक सच होता है जिसे हम इंसान ही अपने हाथों से दफना देते हैं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।